जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग प्रतिदिन 10 बजे से क्लास करते हैं और अभी आपका 10 बज गए हैं और लाइव क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जब तक आप लोग 80 प्लस स्कोर का टारगेट नहीं रखिएगा तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए इस बार के एग्ज़ाम में, 80 प्लस स्कोर का। और उम्मीद है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं जो डेली क्लास से जुड़ते होंगे उनका भी यही टारगेट होगा। और पढ़ाई के साथ, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई करते होंगे, बुक से भी पढ़ते होंगे और अपना टेस्ट भी देते होंगे। और जितने भी दोस्त अभी तक जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो से फटाफट जुड़ जाए। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। सही सही जवाब बताइए कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। एक का ऑप्शन ए बता रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों का ए आ रहा है। स्नायु कोशिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रीति कुमारी का सही आंसर है। चंदन कुमार का सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे जो है सही सही आंसर बता रहे हैं कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है, तो स्नायु कोशिका उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? 2 का सही सही जवाब बताइए कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे। और आप सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी फैराडे का नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, फैराडे का नियम। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। 3 नंबर का सही सही जवाब बताइएगा। देखिए, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। और पूरा चांस है कि जो भी प्रैक्टिस से डेली कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी और वह एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 3 नंबर का सही सही जवाब बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। 3 का ऑप्शन सी ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? ऊर्जा का है। एक क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए तो वह ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? आपको डायमेंशन चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है। तो देखिए, अगर पृष्ठ तनाव की बीमा पूछे तो इसका सही जवाब MT−2 हो जाएगा। MT−2 जो है वह पृष्ठ तनाव का जो है बीमा होती है। तो अगर आप 4 का ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक लड़की झूले पर झूल रही है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए कि कोई लड़की जो है एक झूला पर झूल रही है। कोई लड़की एक झूला पर झूल रही है और उसका जो आवर्तकाल है, अगर ये लड़की इस पर खड़ी हो जाती है तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वह घट जाएगा। वह उसका जो आवर्तकाल है, उस झूले का जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। तो 5 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 6 का सही सही जवाब बताइए कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन है 46% हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आप मानव में बताइए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बता पाते हैं। मानव में कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही है। आगे एक क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, कुत्ता में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 78 होती है। जोड़ी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है।
आपको बताना है कि कितने केल्विन पर जो है पारे का प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। तो इसका सही जवाब 4K पर हो जाएगा। 4 केल्विन पर पारे का जो प्रतिरोध है वह शून्य होता है, तो 4K पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेथेनॉल को कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब बता पाते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस का भी हम लोग लगातार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर से आपका मिक्स क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो 9 का सही जवाब बताइए कि मेथेनॉल को कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन सी वुड एल्कोहल हो जाएगा। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई। आपको बताना है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 4 गुनी होना चाहिए। अगर आप साधारण लोलक के समय को दोगुना करना चाहते हैं तो आपकी जो धागे की लंबाई है वो कितनी गुनी होनी चाहिए? 4 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो देखिए, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं प्रत्येक बार, तो वायु में जो ध्वनि का चाल है वह आपका 0.6 मीटर सेकेंड से बढ़ता है। तो सेल्सियस में तापमान बढ़ाइएगा वायु का तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। मानक दाब होता है, स्टैंडर्ड दाब पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो सही सही जवाब बताइए कि मानक दाब होता है। तो 12 का देख लीजिए ऑप्शन बी पारे का 760 मिमी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारे का 760 मिमी मानक दाब होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? 14 का सही सही जवाब बताइएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो इसका सही नाम विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जहां आपको PDF मिल जाएगा और डेली क्यूज भी होता है, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहते हैं जो टॉपिक वाइज रहते हैं वो आपको वहीं उसका PDF मिलता है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए लगभग 70 से 80 बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, और देखिए अभी 40 ही लाइक है। तो जितना हो सके उतना लाइक कीजिए। कम से कम जितने बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो लोग तो लाइक करें यार। लाइक करने में कंजूसी काहे करते हैं? तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको क्लास समय से मिल सके। 15 का सही जवाब बताइएगा कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि जो है वह यात्रा करती है। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सोनार का जो उपयोग होता है वह समुद्री यात्रियों के द्वारा या समुद्री नाव चालकों के द्वारा किया जाता है। तो सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो ये समुद्री यात्रियों के द्वारा या समुद्री नाव के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। आपको बताना है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। फटाफट सही जवाब बताएंगे और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो 17 का ऑप्शन सी हाइड्रोजन हो जाएगा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर की शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप फटाफट बताइए कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब अग्नाशय हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय द्वितीय है और पहला यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह यकृत होता है, लीवर होता है। याद रखिएगा, पहला लीवर है और दूसरा आपका अग्नाशय है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि नेत्र गोलक जो है वह किस सेट के द्वारा चालित होता है। तो देखिए ये 6 मांसपेशियों वाला सेट के द्वारा चालित होता है। तो नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां से चालित होता है।
तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। आपको बताना है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन H2SO2, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो सभी अम्ल, जितने भी अम्ल हैं उसमें अधिकतम समान तत्व जो आपको मिलेंगे वो हाइड्रोजन ही मिलेंगे। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, अभिक्रिया दो होती है, ऑक्सीकरण और रिएक्शन और रेडुकेशन, जिसे हम लोग अवकरण रिएक्शन कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, और वही अगर अवकरण हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सीकरण पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की हानि और अवकरण पूछे तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, अम्ल तो चखना नहीं चाहिए, लेकिन फटाफट बताइएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश वर्ष इकाई है, देखिए बहुत बार पूछा गया है। फायरमैन हो, 365 पोस्ट हो, मद्य निषेध हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का है। 1 जूल बराबर होता है, ये भी कतई जहर प्रश्न है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 1 जूल बराबर क्या होते हैं। तो 1 जूल बराबर जो होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्घ। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। आपको बताना है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो इसका सही जवाब स्वतंत्र गिरने के दौरान, स्वतंत्र गिरने के दौरान जो है वह पिंड का भार शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर देख लीजिए कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। 26 का सही जवाब बताइएगा कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव हो जाएगा। वर्षा की बूंद जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है। तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आप जितने भी लोग लाइक कर दिए होंगे वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति वाला होता है। तो देखिए 28 का सही जवाब सूती कपड़ा हो जाएगा। कल भी शायद एक क्वेश्चन में करवाए थे कि सबसे ज़्यादा जो आग लगता है वो सूती कपड़ा में ही लगता है, सबसे पहले लग जाता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। तो ये भी टेफ्लॉन की परत होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो 30 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किससे भारी जल कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। लाफिंग गैस कौन सा है, 32 का सही जवाब बताइएगा कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है। तो फटाफट सही जवाब बताइए कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है। हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे क्योंकि लाइव चल रहा है। ऑप्शन है कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो ध्वनि का संचरण किससे नहीं हो सकता है तो वो अलग आंसर हो जाता है यहाँ, लेकिन नहीं हो सकता है तो 34 का ऑप्शन सी निर्वात हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। आपको बताना है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो फटाफट बताएंगे कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो 35 का ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव के द्वारा हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। मानव शरीर में धमनियों का क्या आकार है। 36 का सही जवाब बताइए कि मानव शरीर में धमनियों का क्या आकार है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हृदय से रक्त को लाना। हृदय से शुद्ध रक्त को लाना धमनी का कार्य होता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है।
किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद, माने ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद वन लीनियर फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भागिएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है और यह होमवर्क का क्वेश्चन है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सही जवाब नहीं बताते हैं, तो आप लोग कम से कम बताइए कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए कुछ वन लीनियर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते चले कि हम आपको हर तरीके से तैयार करना चाहते हैं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसका सही गोला रंग के आए और आपका एक नंबर क्लियर हो जाए। इसीलिए हम वन लीनियर भी क्वेश्चन करवा रहे हैं और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वन लीनियर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ वन लीनियर क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास का जो पिता है हेरोडोटस को कहा जाता है। और एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी वह सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था वह व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था, तो देख लीजिए सिंधुवासियों का जो मुख्य फसल था वह जौ और गेहूं था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, फराव कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो देखिए खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। एक कतई जहर प्रश्न है। आगे देखिए, सुवास्तविक चिन्ह देन है तो सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था, तो सबसे पहला पालतू जानवर जो था वह कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी आध ऐतिहासिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो प्रमुख बंदरगाह लोथल है जो अभी गुजरात में स्थित है। हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो हड़प्पा के लोग जो थे लोहा से अपरिचित थे, तो लोहा धातु को नहीं जानते थे। चलिए एक और करवा देते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था, तो लाल रंग था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर से मिला। आगे है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आप सभी जानते हैं लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने की 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, तो नर्तकी जो है वह कांस्य की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से अन्ना नगर। आगे देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानगढ़। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई कब की गई, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी के लोग ने किसको पूजा सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे, मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 और इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्राश्राव है।
वेदों और वेदांग को संख्या है तो वेद क्रमशः 4 है और वेदांग जो है 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पूरा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सूक्त इसमें 1028 है। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर प्रैक्टिस सेट के अंत में आपको दो वन लिनियर फॉर्म में 2 पेज का क्वेश्चन करवाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो क्लियर होते चलेगा और आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलिएगा। तो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको तैयारी बेहतर से बेहतर करवाएं, लेकिन आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो ये संभव नहीं है। बहुत बार कहते हैं कि लाइक कीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास क्लास नहीं पहुंचता है और बार बार हम चिल्लाते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन कोई नहीं सुनता है और ना ही आप लोग शेयर करते हैं। तो देखिए जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद है आप हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे और आगे से आप इस पर एक्शन लीजिएगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।